ट्रंप के आने के बाद इस रीजन पर, इस खत्ते पर भी असर पड़ेगा दुनिया की। लेकिन नाज़रीन, ट्रंप सरकार के आने के बाद इस रीजन पर भी बहुत डायनामिकली डिफरेंस पड़ेगा, क्योंकि ईरान के साथ तलखी बढ़ना शुरू हो गई है ट्रंप के आते ही, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी जो है इस बैन का हिस्सा बनाने की बातें हो रही थी। चाइना के साथ पहले नहीं बनती। रशिया के बारे में कहा जा रहा था कि ट्रंप को जितवाने के अंदर रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया के साथ बहुत पींगे बढ़ रही है। तो इस खित्ते में डेफिनेटली एक इंस्टेबिलिटी आने वाली है खालिद साहब, और स्पेशली इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ना, पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ना, या पाकिस्तान के साथ अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम कुछ भी ना होना लेकिन बैन के अंदर बातें आना। ईरान के साथ पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन का मुआहिदा किया हुआ है, वो अब खतरे में पड़ गया है। सैंक्शंस हटी थी, उसके ऊपर हमने सोचा था होगा। अब इस रीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा खालिद साहब? दुनिया में जब सदर ट्रंप की पॉलिसियों का जिक्र होता है तो लोग अक्सर कहते हैं कि एक चीज़ सबसे ज़्यादा यकीनी होगी और वो होगी अनसर्टेनिटी, यानी गैर यकीनी सूरत हाल, चीज़ें किस रुख में जाएंगी, क्योंकि उन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जब उनके जिसे कहते हैं ना तगड़े मिनिस्टर आ गए हैं, जैसे मिस्टर मटीस आए हैं, वो गए थे जापान और साउथ कोरिया में, उन्होंने तकरीबन वही बात की है जो ओबामा के मिनिस्टर किया करते थे। बहरहाल एक ये और बात है, लेकिन आपने जिन चीज़ों का अहाता किया है वो बड़ी रेलेवेंट है। सबसे पहली बात तो सदर ट्रंप ने अपनी कैंपेनिंग में कहा था कि वो ईरान का जोहरी माहिदा कैंसिल कर देंगे, और उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात का जिक्र किया। अभी भी जैसे मैंने पहले हिस्से में कहा कि वो ईरान पर ज़्यादा पाबंदियाँ लगाएंगे, और उन्होंने कहा है कि मैं फ़ौजी ऑपरेशन को भी ज़रूर कंसिडर करूँगा। इससे पाकिस्तान में दबाव पड़ेगा। हम जो थोड़ी बहुत तजारत कर रहे थे, हम कह रहे थे जनाब गैस पाइप बिछाएँ, वो उस किसी कंडीशन में आ जाएगी। अच्छा, दूसरा, अगर कहीं वो फ़ौजी किसी एक्शन का सोचते हैं और उसमें पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ता है, हम किसी सूरत में भी ईरान के ख़िलाफ़ किसी एक्शन की हमायत नहीं करेंगे, लेकिन दबाव पड़ेगा हालात, और दबाव डालने के लिए ये सारी पाबंदियाँ पाकिस्तान की तरफ भी इसका इजहार होगा। एक ये मसला होगा। दूसरा, जैसे आपने जिक्र किया कि अफ़गानिस्तान में अब अमेरिका का, जैसे पाकिस्तान में ऑडिटर जनरल होता है, जो अफवाज अमेरिका के लिए ऑडिटर जनरल है, उसकी अपनी रिपोर्ट है 2 दिन पहले की कि अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान हुकूमत का कोई शायद 56 या 57% इलाके पे कंट्रोल है। और उससे पहले मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट कि जितना जितना बड़ा कोई ट्राइबल लीडर है और जिसके जितने साथ थे मार धाड़ करने वाले, उतना बड़ा उसका ओहदा है। यानी एक जर्नैल वो है जिसके 2000 अपने लड़ने वाले हैं और कोई 1000-2000 उसके साथ बदमाश हैं, वो जर्नैल है वहाँ पर। तो अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ा क्योस है, और ये वो के सदर ट्रंप ने इसके बारे में बात नहीं की अभी तक, लेकिन ये बात ज़रूर होगी। और फिर वो पाकिस्तान में दबाव आएगा कि जनाब आप हक़ानियों के ख़िलाफ़ एक्शन करें, ये लोग आपके मुल्क में बस रहे हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान ने इस पर बड़ी वजाहत किया कि हमने फाटा का अपना पूरा इलाका क्लियर कर दिया है। बहरहाल अफ़गानिस्तान की वजह से भी पाकिस्तान पे दबाव पड़ेगा, इस खित्ते में इंतशार होगा, क्योंकि इसको चाइना और रशिया मिलकर तालिबान के साथ किसी किस्म की मसालत की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका विल बी द ऑड पर्सन अनलेस दे जॉइन दिस एफर्ट। लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात जो है वो है अमेरिका के और इंडिया के तल्लुकात। अब देखिए, अमेरिका के बहुत सारे एलाइज मुखालफत कर रहे हैं। इंडिया ने बड़े आराम से कोई बात ऐसी नहीं की, क्योंकि इंडिया को ये लग रहा है कि दुनिया में जब ये इस्लामिक मुल्कों के ख़िलाफ़ बातचीत होगी तो इंडिया उस आड़ में पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाएगा। लोग कह रहे हैं कि जो आपने पिछले दिनों किसी तंजीम पे पाबंदी लगाई है, उसके पीछे इंडिया का असर है। 2 इंडियन नज़ाद जो लोग हैं इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की कैबिनेट में हैं, और बड़े बड़े ओहदे जो हैं वो इंडियन पढ़े लिखे लोग ले रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक तशवीश की बात है। और खालिद साहब, ऑलरेडी इंडिया की लॉबिंग वहाँ अमेरिका के अंदर काफ़ी है। फिर कुछ कल्चरल बुनियादों के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है वहाँ, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर। वहाँ ट्रंप ने दिवाली की जो सेलिब्रेशन थी उसके अंदर भी जाना। तो यहाँ एक तरफ वहाँ इंडिया की तरफ से कोशिश हो रही है, कल्चरल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर लॉबिंग हो रही है ऑलरेडी। दूसरी तरफ मुसलमानों के ऊपर बैन लग रहा है, डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर भी बातें आ रही हैं। तो ये तकरीबन पलड़ा तो दूसरी तरफ का भारी लग रहा है ना पाकिस्तान के कंपैरिजन में। तो इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए
गो के मैं इस बात का भी दाई हूँ कि पाकिस्तान का अपना मुकाम इतना मजबूत है कि हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इंडिया की बात आती है, इंडिया क्या करेगा? इंडिया अमेरिका की आड़ में अब कहेगा जनाब पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगवाई जाएं, कश्मीर में जो तहरीक आज़ादी की तहरीक है जनाब इसको पाकिस्तान फ़ंड कर रहा है, ये अपने आदमी भेज रहा है, लिहाजा उसको आप भूल जाएं, पाकिस्तान पे पाबंदी लगाएं। और इसकी आड़ में जो बड़ा नुकसान हिंदुस्तान आपको पहुँचाने की कोशिश करेगा वो है पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान पहुँचाना। वो आपने देखा कि बहुत दिनों से वज़ीर आज़म मोदी ने इंडस बेसिन ट्रीटी को खुले तौर पे कहना शुरू कर दिया है कि हम इसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम पानी सारा इस्तेमाल करेंगे, वो इसकी खिलाफ वर्जी है। और ये बात पिछले दिनों उन्होंने हिंदुस्तानी पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें अपनी मकबूलियत के लिए उन्होंने कहा है कि जनाब मैं दरियाए सिंध का पानी हटाकर पंजाब के लोगों को दूंगा ताकि आपकी काश्त जो है आपकी एग्रीकल्चर बेहतर हो जाए। ये एक अलहदा बात है। कल परसों मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि हिंदुस्तानी पंजाब में 70% नौजवान पढ़े लिखे दरमियाने तबके के ड्रग एडिक्ट हैं और लोग ज़मीनें बेचकर या ड्रग में जा रहे हैं या पंजाब छोड़ जा रहे हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन सदर मोदी वज़ीर आज़म मोदी अमेरिका की दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाएंगे और मेरे ख्याल में हमें इसको बड़ी हकीकत पसंदी से आज इन मामलात को संभालने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये देखें इस खित्ते में जो अनसर्टेनिटी है वो ईरान की मुखालफत अमेरिका कर रहा है, अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान पे दबाव होगा जनाब हमसे तो ये 15 साल में संभला नहीं, हमने 800 बिलियन डाले थे यहाँ पर, हमसे संभला नहीं, सारा कसूर आपका है, आप अपना हिस्सा डालें। मलबा पाकिस्तान पे डलना है ना खालिद साहब, जिस तरीके से रशिया को जिस तरीके से पता करना था उस टाइम पर पाकिस्तान याद आ गया, फिर अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी हुई, फिर पाकिस्तान याद आ गया, अब जब हार रहे हैं तो मलबा भी पाकिस्तान पर भी डालना है। लेकिन दूसरा ये भी तो लोगों को मालूम है दूसरा ये काम कर रहा है। अच्छा, ये बात जो अब आपने कही कि इनकी कैबिनेट में कुछ ऐसे लोग हैं, मेरे एक दोस्त जो उस ज़माने में बड़े सीनियर फौजी रैंक पे थे, वो कहने लगे कि मैंने जनरल मटीस के साथ या मटीस जो भी जिस तरह के उनके साथ काम किया हुआ है और उनके बारे में मशहूर ये है कि वो या किताबें पढ़ते हैं या वो सीरियस डिस्कशन करते हैं और वो पाकिस्तान कई दफ़े आए हुए हैं और इसलिए उन्होंने अभी तक कोई पाकिस्तान मुखालिफ बयान नहीं दिया, वो पाकिस्तान की हकीकत को जानते हैं। तो पाकिस्तान पे दबाव तो पड़ेगा, लेकिन देखिए पाकिस्तान को इस वक्त अल्लाह ताला ने बहुत मौके भी फराहम किए हैं और वो ऐसे मौके हैं जिसकी वजह से इस खित्ते की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है और अमन की जो सूरत हाल है उसमें हमारा एक बड़ा हिस्सा है। खा वो ईरान के साथ मामले तय करने हों, अफ़गानिस्तान में अमन का मामला हो, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी हो, चाइना रशिया के साथ इस खित्ते की तजारत, ये पाकिस्तान का इस वक्त अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ी अहमियत से नवाजा है। और देखें सबसे बड़ी बात खालिद साहब जी, लेकिन बात ये भी है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग सीपेक की तरफ रवा दवा हैं। चाइना के साथ स्पेशली अमेरिका के ताल्लुकात की बात करें तो इलेक्शन से पहले कैंपेन के अंदर बहुत सारी जगह पर सदर ट्रम्प चाइना की तारीफें भी करते हुए नजर आए, यहाँ तक भी बोलते हुए नजर आए लव चाइना, ये बात भी उन्होंने कही। ट्रम्प के आने के बाद इस रीजन पर, इस खत्ते पर भी असर पड़ेगा। तो जब इस तरह की बातें भी कहते हुए नजर आए, उसके बाद फिर चाइना के मुखालिफ कुछ उनकी पॉलिसीज भी नजर आ रही हैं, तो मतलब क्या वो क्लियर है कि उनको चाइना के हवाले से करना भी है? चाइना ने लोन दिया हुआ है अमेरिका को, चाइना के पैसे डेफिनेटली उन्होंने देना है, तो कंप्लीट कट ऑफ कर सकते हैं। सदर ट्रम्प प्रैक्टिकल है ये? अमली तौर पर तो जैसे आपने कहा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा कर्जा उठाया हुआ है चाइना ने, फिर अमेरिका के पास अब वो फौजी सलाहियत, वो जो यूनिपोलर वर्ल्ड में उनका एक अकेले मुकाम था
जिस मुल्क में मर्जी हमला कर दिया, अब वो बात नहीं रही है। अब एक्चुअली यूरोप और एशिया चाइना की तरफ देख रहा है कि जनाब आप आइए हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें। अब वो जो मगरब की सरमायाकारी होती थी, खा वो किसी मुल्क से हो, वो आपको देते $50 मिलियन थे। $30 मिलियन उनके लोग जो आते थे वो ले जाते थे। $10 मिलियन कैपेसिटी बिल्डिंग में खर्च होता था। $5 मिलियन वो प्रमोशन में ख़त्म होता था। आपके हिस्से में आता था $1 मिलियन और 17 उसके साथ शर्तें होती थी। आप हिजाब पर सख्ती ना करें, आप मस्जिद ना, जो मर्जी किस्म की आप वो शर्तें वो डाल देते थे। चाइना ऐसा नहीं कर रहा। चाइना को इस वक्त दुनिया अपनी तरफ इनवाइट कर रही है। इसलिए जो सदर ट्रंप ने कहा था उसको उस सूरत में करना मुमकिन नहीं। मैं देख रहा था टीवी पे, शायद कल परसों उनकी जो बेटी है इवानका ट्रंप, वो चाइनीज़ एम्बेसी गई हैं और उनकी जो अपनी बेटी थी उसने चाइनीज़ में वो गाना गाया है। लेकिन इन चीज़ों को आप रूल आउट नहीं कर सकते। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो देखिए चाइना दुनिया में लीडरशिप रोल ले लेगा और हमें और फायदा होगा। ठीक है, चलिए मुझे ब्रेक की तरफ जाना है खालिद साहब, लेकिन जहाँ इवांका ट्रंप की बात है तो इवांका ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की बातों का डिफरेंस है और कुछ अंदाज में भी बहुत डिफरेंस है। अगर इवांका ट्रंप का अंदाज चलता तो शायद डोनाल्ड ट्रंप ये बातें ना कर रहे होते जो आज कर रहे हैं। लेकिन हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। डीजी ISPR की तरफ से तो एक रिएक्शन आया, उसकी बात भी करेंगे, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से क्या रिएक्शन आया उसकी हवाले से भी बात करेंगे कश्मीर के मैटर के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होगी कि पाकिस्तान कामयाब हो पाएगा, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारी ये जंग अभी जारी है। IPOs और कॉमिक ऑपरेशन जारी रहेंगे। हसास मामलात पर क़ियास राइयां रियासती इदारों के दरमियान फासले पैदा कर सकती हैं। हम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं मगर इज्जत और वक़ार पर समझौता नहीं कर सकते। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाजरीन, मोन्टाज में भी आप लोगों ने मुलाहिजा किया और पाकिस्तान का रिएक्शन, डेफिनेटली पाकिस्तान का रिएक्शन सामने आएगा और पाकिस्तान को किस तरीके से आगे बढ़ना है। खालिद साहब, बेस्ट स्ट्रैटेजी अभी पाकिस्तान के लिए क्या होगी जो काम कर पाएगी? ट्रंप के खिलाफ भी जो मोदी की तरफ से बार बार धमकी आती है, चाहे वो आबी जारहियत की हो या फिर किसी और तरह की हो, इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के लिए क्या होगी? देखिए, अमेरिका दुनिया की अभी भी अगर सोल नहीं तो बहुत बड़ी सुपर पावर है। और जब भी अमेरिका के पाकिस्तान के साथ नज़दीकी मफादात रहे हैं, जैसे सन 2000 में, उससे पहले 1980 में, तो हमारे ताल्लुकात बहुत करीबी और बड़े दोस्ताना रहे हैं। अब भी हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी खुद मुख्तारी को कायम रखते हुए अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को हर सूरत में बेहतर तौर पे चलाएं। अच्छा, और उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि आप अंदरूनी तौर पर मजबूत हो जाएं। अगर आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं तो हर आदमी आपकी इज़्ज़त करेगा। मैं नहीं कहता कि हमें वो रवैया इख्तियार करना चाहिए जो ईरान ने किया है, लेकिन देखिए ईरान ने पिछले 20-25 साल में दुनिया की सख्त तरीन मुखालफत के बावजूद अपने आप को संभाला है और इस वक्त पूरी मगरबी दुनिया उनकी तरफ देख रही है। और अगर ये डोनाल्ड ट्रंप वाली पॉलिसी ना आती और हिलरी क्लिंटन होती तो ईरान के साथ ताल्लुकात की एक और नहीं होती थी। बहरहाल पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत होना चाहिए। देखिए, हमें नई स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है। हम जो स्ट्रेटजी चला रहे हैं वो कामयाब स्ट्रेटजी है कि हमने फैसला किया कि मुल्क से दहशत गर्दी को हम दूर करेंगे और आपने चित्राल से लेकर कराची तक अपने सारे इलाके दहशत गर्दी से कम जो उनका सामने आने वाला स्ट्रक्चर था, जो उनकी अफरादी कुव्वत थी, जो उनके सेंटर थे, उनको आपने ख़त्म कर दिया है। इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान पर उंगली उठती है कि जनाब आपके कुछ ऐसे गैर रियासती तंजीमें हैं जो दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ जाकर दहशत गर्दी करती हैं। हमारा उनसे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन
लोग बातें उठाते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में उसका जिक्र आया। हमें इस इल्ज़ाम को भी बहुत संजीदगी से दूर करना है और दुनिया को बताना है कि ये इल्ज़ाम तराशी है, हम इस मामले में बहुत सिंसियर है। अच्छा, इसमें कुछ काम करने वाला है, ये वो लड़ाई नहीं है जो आपने फाटा में लड़ी। अब अगर कोई ऐसे लोग थे जो राह से भटक गए हैं, उनको हमें दोबारा मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, उनको तालीम देनी चाहिए, नौकरियों के लिए उनको कोई वसाइल देने चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान ने अपने चेहरे से ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि गैर रियासती इदारे वायलेंस में मुलव्वस हैं या आपके कुछ तबके जो हैं वो इनटॉलरेंट हैं, हमने अपने आप को एक टॉलरेंट, एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और सही मानों में इस्लाम की, इंसान दोस्ती की तालीम लेने वाली सोसाइटी के तौर पर अपने आप को पेश करना पड़ेगा। हम क्या प्रूव करेंगे? यानी हम ज़रबे अज़्ब कर रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, हम कहते हैं कि अफगानिस्तान को मदद करेंगे, दहशतगर्दों के खिलाफ मदद करेंगे, पाकिस्तान मदद करने के लिए कोशिश भी की, बातचीत की तरफ लेकर आए तालिबान को, वो भी हम लोगों ने किया। फिर नजरबंद करने की बात, हाउस अरेस्ट करने की बातें अभी जो पिछले दिनों थी, वो भी हम लोगों ने कर लिया। अब इससे ज्यादा हम क्या प्रूव करें? यानी हम सर भी काट के किसी के सामने रख देंगे तो किसी ने मानना नहीं है कि हम एक अमन पसंद नेशन है। फिर क्या किया जाए कि लोग माने कि हम अमन पसंद नेशन है? हमने अपने आप को मुतमिन करना है। पाकिस्तान दूसरों को खुश करने के लिए नहीं कर रहा। हम जिस दिन हमें इत्मीनान हो गया कि हमारी गली मोहल्लों में लोगों को एक ऐसा माहौल मिलता है जो एक अच्छी फलाही रियासत में मिलना चाहिए, हमने दूसरों से सर्टिफिकेट नहीं लेना, लेकिन हमें ये दुनिया के साथ बहस करनी है कि जनाब अफगानिस्तान में लड़ाई तो आपने छेड़ी थी। हमने दुनिया को बताना है कि यार कश्मीर में जुल्म तो हिंदुस्तान कर रहा है। हमने दुनिया को बताना है कि जनाब पाकिस्तान में जितनी बदनज़मी हो रही है, पाकिस्तान के आबी वसाइल पर जो दहशतगर्दी हो रही है, वो तो हिंदुस्तान कर रहा है। हमने अपना काम पूरा कर लिया है। और देखिए, इससे आगे अगर हमारे साथ तावन नहीं करेंगे तो हमारा तावन भी फिर आपके साथ महदूद होगा। और हमें हिंदुस्तान के मामले में, देखिए हिंदुस्तान एक बड़ी मार्केट है और दुनिया उनकी तरफ माइल है। मैं देख रहा था वर्ल्ड बैंक के जो लोग आए हैं, यूएनडीपी ने रिपोर्ट शाया की है ये इंडस बेसिन ट्रीटी पर, और उन्होंने भी चुपके से कहा है कि पाकिस्तान ने हम पे डाल रहे हैं खालिद साहब कि पाकिस्तान की गफलत है। क्या जी, पाकिस्तान की गफलत? तो देखिए ना, हमने दुनिया को अपना केस दोबारा लेके जाना है और हमने हिंदुस्तान को एक वाज़ेह पैगाम देना है जो फौज ने दिया है। हम अमन चाहते हैं लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, खास तौर पर आबी वसाइल पर। हुकूमत ने तो इसके ऊपर बात ही नहीं की कि जनाब अगर हमारे किसी दरिया का पानी आपने रोका, ये छोटा मोटा ऐलान जंग नहीं होगा, ये हमारी बका का सवाल है और हम अपनी बका की हिफाजत के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं, जिसमें हम आपसे बातचीत भी कर सकते हैं, वरना हम अपनी बका के लिए अपनी आखिरी जंग भी लड़ेंगे। तो पाकिस्तान को बातचीत कौन सी खालिद साहब? बातचीत को तो वो बंद कर चुके हैं। इंडिया वाले बातचीत की तरफ तो आते नहीं है क्योंकि उनको पता है कि वो गलत हैं इस चीज के ऊपर, वो एक ट्रीटी के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो तो बात की तरफ आ नहीं रहे, वो तो डायरेक्ट थ्रेट देते हैं। नरेंद्र मोदी ने पंजाब में यही किया। तो आप देखिए ना, कम से कम पहली बात तो ये है कि सिंध के पानी को डाइवर्ट करने में बड़ी वक्त लगेगा। कई लोगों ने मुझे ये भी समझाने की कोशिश किया है कि अगर ऐसा करेंगे तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पानी में डूब जाएगा। लेकिन हमें इस धमकी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उसके ऊपर आज से काम शुरू करें, जिसका मतलब यह है कि हम हिंदुस्तान को ये पैगाम दें कि जनाब जब आप कोई डैम बनाएंगे जो इस ट्रीटी के ख़िलाफ़ होगा, हम नहीं वो बनने देंगे। हम फिर हर वो काम करेंगे जो इस ज़ुमरे में आता है, क्योंकि अगर पानी पाकिस्तान का बंद हो गया और कम हो गया तो ये तो हम खंडरात में और रेगिस्तान में बदल जाएंगे और ये कोई सदियों की बात नहीं है। ये यानी खालिद साहब इन अदर वर्ड्स ये होना चाहिए कि फिर वो ऐलान जंग होगा और फिर डैम पे अटैक भी होना चाहिए। डू यू थिंक ये बात आप कहना चाह रहे हैं? एक दफ़ा शायद मेरे ख्याल में सूडान ने या किस मुल्क ने, इथियोपिया ने कहा था मिस्र को कि जनाब हम दरियाए नील पर जो हमारे इलाके से गुजरता है डैम बांधेंगे। इजिप्ट ने यही कहा। हमें इस बारे में किसी को किसी इबाहम में नहीं रखना चाहिए कि पानी हमारा हक है, इसके ऊपर एक बैनुल अक़वामी तस्वीया हुआ है। अगर उस बैनुल अक़वामी तस्वीया की खिलाफ वर्जी होगी तो पाकिस्तान हर कदम उठाने को तैयार है।
जैसे हम इंडिया जब करता है हमारे खिलाफ फौज सही। कशी करता अच्छा। है, हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाए और हमने साफ कहा जनाब अगर आपने हम पे कोल्ड स्ट्राइक की तो हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। हमने उसमें कोई इबाहम तो नहीं देखा। यही वजह है कि आज हम सही। अमन की हालत में है। इसी तरह लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दुनिया पाकिस्तान का एक वो चेहरा देखे जिसके ऊपर एक धब्बा भी दहशतगर्दी नफरता रियासत की तरफ से देखें। बाकी आज तो शिकागो में मस्जिदें जलाई जा रही हैं, तो क्या उसका कसूर कोई नॉन स्टेट एक्टर्स का तो कुछ नहीं किया जा सकता खालिद साहब। लेकिन हमें अपने रियासत अपने चेहरे को एक दफ़ा साफ कर ले और फिर उसको प्रोजेक्ट भी करें। मेरे ख्याल में हमारी कमी सफाई की नहीं है, कमी प्रोजेक्शन की है। हमारे लीडर बोले, हम दुनिया को बुलाएं। वेरी ट्रू। डिप्लोमेटिक दुनिया को सतह के दिखाएं। ऊपर अगर हम लोग इसको एडवर्टाइज कर सके। खालिद साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे ब्रेक की बात कंटिन्यू करेंगे। अभी एक बात थोड़ी देर पहले आपने भी फरमाई और हम लोग भी बारहा दोहराते हैं कि जब तक आप अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं करेंगे, जब तक मुआशी तौर पर पाकिस्तान इतना स्टेबल ना हो जाए कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखे, एक इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर देखे, तब तक दुनिया आपकी बात कैसे मानेगी? इससे ज्यादा हम क्या प्रूव करें? यानी हम सर भी काट के किसी के सामने रख देंगे तो किसी ने मानना नहीं है कि हम एक अमन पसंद नेशन है। सिर्फ और सिर्फ पैसा बोलता है आजकल की दुनिया के अंदर। इकोनॉमी आपस में एक दूसरे को फायदा होगा ममालिक को, तो फिर ममालिक एक दूसरे से ताल्लुकात रखेंगे। अफसोस की बात यह है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली कैसे आगे जा सकता है, सियासी मंजरनामा है क्या है, इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।